हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसके अंदर हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि कॉलम्स। तो कॉलम्स के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्टर्ट के बारे में, कॉलम के बारे में, और जो टाइप्स ऑफ कॉलम थे, कॉलम के कौन कौन से टाइप थे हमने बात की थी, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और मीडियम कॉलम के बारे में। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कुछ टर्म्स के बारे में जो हम बात करते होते हैं अपने कॉलम्स के अंदर, जैसे कि हमने बात की थी बकलिंग फैक्टर के बारे में, बकलिंग लोड के बारे में, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में, क्रिटिकल लोड के बारे में। तो इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं टर्म्स के अंदर इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में, कि इक्विवेलेंट लेंथ या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट लेंथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इक्विवेलेंट लेंथ होती क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए लेंथ, ये एक लेंथ है। कौन सी लेंथ है, इट इज ए लेंथ ऑफ कॉलम which is defined as a given the same buckling load, यानी कि सेम बकलिंग लोड देती है, प्रोवाइड करवाती है हमारे कॉलम को, जैसे हमारी बोथ एंड हिंज्ड वाली जो कॉलम होती है वो लोड अप्लाई करती है। सेम कॉलम पे अप्लाइड होगा, लोड अप्लाई होगा जैसा लोड होता है हमारी बोथ एंड हिंज्ड कंडीशन के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए कॉलम इन विच द लेंथ which gives the same buckling load as given by the both and hinged by column, जिसके एंड दोनों hinged होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, it is the length, it is a length, ये एक लेंथ है, क्या करती है, which gives the same buckling load, which gives the same buckling load which is सेम बकलिंग लोड होता है। किसकी तरह सेम बकलिंग लोड होता है, जैसा हमारा जो हमारी बोथ हिंज होते हैं, बोथ एंड हिंज होते हैं दोनों, उन कॉलम्स का लोड होगा और बकलिंग लोड का जो लोड होगा वो दोनों कॉलम के ऊपर क्या होंगी, सेम होगी। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी कहलाएगी इफेक्टिव लेंथ, या फिर हम बोल देंगे इक्विवेलेंट लेंथ। वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव लेंथ। तो लोड gives the same buckling load is given by both and hinged column, जैसा हमारा बोथ एंड हिंज्ड कॉलम होता है। आपको बताया था बोथ एंड हिंज्ड कॉलम के अंदर हमने क्या बात की थी कि जिस कॉलम के अंदर क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, वो क्या होती है, बराबर होती है। हमने बात की थी ना लास्ट लेक्चर में, हम बात कर रहे थे एंड कंडीशंस के बारे में। तो एंड कंडीशंस के अंदर हमने बात की थी हमारे दोनों एंड के बारे में। 4 कंडीशन थी हमारी एंड कंडीशन, कौन कौन सी थी, अगर दोनों एंड हिंज्ड है हमारे कॉलम के, एक एंड हिंज्ड है एक फिक्स्ड है, या फिर दोनों फिक्स है, और हमने लास्ट में बात की थी कि एक एंड फ्री होगा एक एंड फिक्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इट इज ए लेंथ, ये एक लेंथ होती है which gives the same buckling load is given by the both and hinged column, यानी कि जो बोथ एंड हिंज्ड कॉलम है जैसा वो लोड अप्लाई करेगा, जैसा लेंथ होगा वैसे ही बकलिंग लोड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट लेंथ, जैसे हम उसके अंदर लिखते होते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू किसके होती है, एक्चुअल लेंथ के। किसके इक्वल होती है, एक्चुअल लेंथ के, यानी कि L इज इक्वल टू L। ये हमारा क्या हो जाता है, बोथ एंड हिंज्ड कॉलम के अंदर हमारा फॉर्मूला। तो वही सेम इसमें होगा कि जो भी हमारा बकलिंग लोड है वो सेम होगा जैसा हमारे गिवन लोड होगा बोथ एंड हिंज्ड के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं यूलर फॉर्मूले के बारे में, यूलर थ्योरी के बारे में। ये तो हमने बात की इक्विवेलेंट लेंथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसमें क्या है, वही है कि जो बकलिंग लोड है वो सेम होगा जैसा हमें गिवन दिया हुआ है बोथ एंड हिंज्ड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यूलर फॉर्मूला के बारे में, या यूलर थ्योरी बोल सकते हैं आप। तो क्या है हमारा यूलर्स थ्योरी, ठीक है। यूलर थ्योरीज के अंदर हम बात करेंगे कुछ अजम्पशंस के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ अजम्पशंस के बारे में कि कौन कौन सी हमारी अजम्पशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि यूलर फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली लॉन्ग कॉलम,
कि जो भी हमारा यूलर फॉर्मूला है, यूलर थ्योरी है, ये हम सिर्फ अप्लाई करते हैं हमारी लॉन्ग कॉलम के ऊपर। इट इज ओनली अप्लाइड, फर्स्ट पॉइंट में, इट इज ओनली अप्लाइड ऑन लॉन्ग कॉलम्स, कि जो हमारा यूलर फॉर्मूला है इसका अप्लाई हम सिर्फ करते हैं हमारी लॉन्ग कॉलम के ऊपर। कॉलम आपको पता है तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो जो हमारा यूलर फॉर्मूला है या यूलर थ्योरी है, इसका यूज हम सिर्फ करेंगे हमारी लॉन्ग कॉलम के ऊपर। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि द लोड अप्लाइड इज एक्सियल एंड कॉमनली इज इनिशियल स्ट्रेट, यानी कि जो भी हम लोड अप्लाई करेंगे, एक्सियल कंप्रेसिव लोड होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज ऑलवेज स्ट्रेट, क्योंकि आपको पता है जो हम कॉलम पे लोड अप्लाई करते हैं, कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल वो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है वर्टिकल, जो कि हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। तो वही हमने लिखा है कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज ऑलवेज स्ट्रेट, जो भी हम लोड अप्लाई करेंगे हमारे कॉलम के ऊपर वो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेट, यानी कि एक लाइन में। इसके अलावा जो भी हमारा मटेरियल होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी, द मटेरियल शुड बी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो हमारा कौन सा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और इसके अलावा आइसोट्रोपिक होना चाहिए, जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा कि सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निग्लिजिबल, जो भी हमारा यानी कि सेल्फ वेट होता है वो हम इसके अंदर काउंट नहीं करते। सेल्फ वेट, सेल्फ weight of the column is negligible, यानी कि उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जो भी हमारा कॉलम का होता है वो हमारा क्या हो जाता है, निग्लिजिबल, उसको हम क्या बोल देंगे, निग्लिजिबल, यानी कि उसको हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, निग्लिजिबल। तो वो हमारा क्या रहता है, जो मतलब जो भी हमारा वेट है, कॉलम का खुद का वेट जो होता है, उसको हम जब यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं, यूलर थ्योरी करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कॉलम के खुद के वेट को। इसके अलावा जो भी हमारा कॉलम है उसकी जो लेंथ है वो रिमेन्स क्या रहती है, यूनिफॉर्म लेंथ रहती है। और हम बात करें तो कॉलम फेल्स थ्रू बकलिंग अलोन, कि कॉलम के अंदर क्या होती है, बकलिंग अलोन होती है, फेलियर। द कॉलम फेल्स थ्रू, the column fails buckling through only, कि जो हमारा कॉलम है वो सिर्फ कहां से फेल होता है, हमारे होता है बकलिंग पॉइंट से, जहां पे हमारा बकलिंग पॉइंट होगा वहां से ही वो क्या होगा, फेल होगा। तो यूलर थ्योरी के अंदर, यूलर्स थ्योरी के अंदर एक बार फिर से देख लीजिए, यूलर थ्योरी के अंदर हमने क्या बात की है, ठीक है, यूलर थ्योरी भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यूलर थ्योरी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूलर्स, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूलर्स थ्योरी, ठीक है। यूलर्स थ्योरी के अंदर हम क्या बात करते होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है, देखिए, इट इज ओनली अप्लाइड ऑन लॉन्ग कॉलम्स, कि जो भी हमारी यूलर थ्योरी है, यूलर फॉर्मूला है, इसका यूज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉन्ग कॉलम्स पे। जो भी हमारी लॉन्ग कॉलम्स होती है, आपको पता है कॉलम्स हमारी कौन कौन सी होती है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात की है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज ऑलवेज स्ट्रेट, जो भी हमारा एक्सियल कंप्रेसिव लोड होगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर। उसके बाद द मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, कॉलम के लिए जो भी हम मटेरियल का यूज करेंगे वो मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। फोर्थ पॉइंट में बात की हमने, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निग्लिजिबल, जो भी कॉलम का सेल्फ वेट होगा, जब हम यूलर फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूलर थ्योरी का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, सेल्फ वेट को हम निग्लेक्ट कर देंगे। जो भी हमारा सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात किया द कॉलम फेल्स बकलिंग थ्रू ओनली, कि कॉलम हमेशा जो फेल होगा वो कहां से होगा, बकलिंग थ्रू से। जहां से बकलिंग होगी वहां से हमारा कॉलम क्या होना शुरू हो जाएगा, फेल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, यूलर थ्योरी की कुछ अजम्पशंस है, यूलर थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यूलर थ्योरीज की क्या है, कुछ अजम्पशंस है। तो ये अजम्पशंस के बारे में पता लगा कि कॉलम, इसका यूज हम सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए करते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो स्ट्रेट होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक हमारा मटेरियल होना चाहिए, जो कॉलम का खुद का वेट है वो नेग्लिजिबल होगा, और बकलिंग थ्रू के, सिर्फ बकलिंग से क्या होगा, हमारा कॉलम फेल होगा। तो ये तो हमने बात की हमारी यूलर थ्योरी के बारे में, या फिर आप बात कर सकते हो यूलर की कुछ अजम्पशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यूलर थ्योरी के फॉर्मूले के बारे में, कि यूलर थ्योरी है इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अजम्पशंस के बाद बात करते हैं थ्योरी के बारे में। बात की थ्योरी की। अब जो हमारी यूलर फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा यूलर फॉर्मूला, कि वो किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, तो वो क्या होगा, जब भी हम यूलर फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला हम पुट करते हैं इस तरह से, यानी कि पीई, पी यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा फोर्स या प्रेशर जिसको बोल देंगे, जो हमारा बकलिंग लोड है, क्रिटिकल लोड है, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में, डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है यूलर थ्योरी का, या फिर आप बोल सकते हो यूलर फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर अलग अलग पॉइंट की, कि जो हमारा पीई है, पी का मतलब क्या है, पाई का मतलब आपको पता है, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, और हमें दिया हुआ है एल का मतलब यहाँ पे क्या है। तो एक बार देख लीजिए, सब पहले हमने बात की थी यूलर थ्योरी के बारे में, या फिर बात कर सकते हैं यूलर की कुछ अजम्पशंस के बारे में, कि कौन कौन से अजम्पशंस थी, हमने 5 अजम्पशंस के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं यूलर फॉर्मूले के बारे में, जिस फॉर्मूले का आगे हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उनके अंदर हम इनका यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में एल स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या होता है, एल स्क्वायर। तो देखो पीई, जो पीई है इसका मतलब क्या है, ये हमारा कहलाता है बकलिंग लोड, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रिटिकल लोड। ये हमारा कौन सा होता है, बकलिंग लोड, बकलिंग लोड, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल लोड। इसी प्रकार बात कर लेते हैं ई पॉइंट की। ये हमारा क्या होता है, ई पॉइंट जो हमारा होता है, ये यहां फॉर्मूले में इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद बात करते हैं हमारे आई पॉइंट की। तो आई पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये है लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीस्ट वैल्यू ऑफ, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हो, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार लास्ट में हम बात कर लेते हैं एल की। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम, ये हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा यूलर फॉर्मूला, जिसके बेस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी। तो देखिए यूलर फॉर्मूला के अंदर, यूलर थ्योरी के अंदर हमने क्या बात की, कि ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसको आप याद कर लीजिए, पीई इज पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर। पीई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बकलिंग लोड, या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिकल लोड। जब हम बात करेंगे ई की, तो ई हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल हमारा क्या होगा, एल का मतलब होगा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की हमारे यूलर फॉर्मूला के बारे में। एक हमारा और होता है रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं उसी के बारे में। यूलर थ्योरी या यूलर फॉर्मूला के बाद बात करते हैं हमारी रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा टॉपिक
क्या रहेगा, टॉपिक होगा हमारा रैंकाइन गॉर्डन, ठीक है, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल लोड या फिर बकलिंग लोड, जो भी हमारा बकलिंग लोड है या फिर क्रिटिकल लोड है उसके लिए हमारा जो रैंकाइन है, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां हम बात करेंगे रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला के बारे में। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फॉर्मूला द डायरेक्ट एज वेल बकलिंग स्ट्रेस आर टेकन इन दिस अकाउंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारी बकलिंग स्ट्रेस है या फिर बकलिंग लोड है उसको हम मेजर कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो इसके अंदर हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, P इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू, ये हमारी क्या है, क्रिटिकल स्ट्रेस या फिर बकलिंग स्ट्रेस जिसको बोल देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फा, 1 प्लस में ये अल्फा आ जाएगा डेल्टा Le डिवाइड बाय में K स्क्वायर, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, K का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा गॉर्डन, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। आपको क्या बोला हुआ है, सिंपल हमने इस जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है, आपने सिंपल फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन के बारे में आपको सिलेबस के अंदर नहीं पूछा हुआ कि आपने इसको डेरिवेट करना है। आपने सिर्फ याद होना चाहिए कि आपका यूलर फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में आपके, एक है यूलर फॉर्मूला, दूसरा हमारा कौन सा है, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। तो रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले का जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए 1 प्लस में एल्टा Le डिवाइड बाय में K का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट के बारे में कि जो हमारा P है, P का मतलब क्या है, सिग्मा C का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, उसके बाद Le का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है। तो इन चारों पांचों के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे P पॉइंट की। तो P पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा बकलिंग लोड। तो P हमारा क्या होगा, P को हम बोल देंगे बकलिंग लोड। P हमारा कौन सा कहलाएगा, P होगा बकलिंग लोड। बात करते हैं सिग्मा C की। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस है। ये जो सिग्मा C हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, सिग्मा का मतलब होता है स्ट्रेस, C का मतलब यहां पे आ जाएगा क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये हमारी क्या है, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। ये हमारी क्या कहलाएगी, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा। उसके बाद बात करते हैं ए का। ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। जो हमारी कॉलम है, कॉलम के एरिया को हम क्या बोल देंगे, ए को हम क्या बोल देंगे, एरिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया। Le, तो Le ही क्या है हमारी, ये हमारी है इक्विवेलेंट लेंथ। ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट, ये हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंट लेंथ। इसी प्रकार बात करते हैं K पॉइंट में। तो K हमारा क्या कहलाएगा, ये होगा लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ये हमारा कहलाएगा लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ये आपको पता है, इसी K से डिवाइड करते हैं। जब हमने बात की थी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की, या फिर बात कर लीजिए स्लेंडरनेस रेशियो की। स्लेंडरनेस रेशियो के अंदर हमने बात की थी इसी के बारे में, K के बारे में। K का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहां देख लीजिए, हमने बात की रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला के बारे में, इससे पहले यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा C डिवाइड बाय में सिग्मा C मल्टीप्लाई A 1 प्लस में डेल्टा Le डिवाइड बाय में K का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा रैंकाइन गॉर्डन का फॉर्मूला। इसके अंदर जो हमारी P है, P को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे कहलाएगा बकलिंग लोड। सिग्मा C हमारा होगा अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। इसी प्रकार A हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। और जो हमारा L होगा, Le का मतलब होगा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। K हमारा क्या कहलाएगा, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कॉलम। तो इस तरह से हम दोनों फॉर्मूलों के बारे में हमने बात की कि यूलर फॉर्मूला क्या होता है और हमारा कौन सा होता है, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यूलर फॉर्मूला के ऊपर। हम बात करेंगे हमारी यूलर थ्योरी जो हमने अभी बात की है, या फिर आप बोल लीजिए यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम करते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा पहले, यूलर फॉर्मूला यानी कि यूलर थ्योरी के ऊपर। दोनों ये फॉर्मूले
अब हम बात करेंगे हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो हमारे प्रॉब्लम्स होगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, आपको हम बात करते हैं यूलर फॉर्मूला के अंदर। तो इसके अंदर क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वर्किंग लोड फॉर ए सर्कुलर स्टील, कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए सर्कुलर स्टील स्टड 6 mm लेंथ। हमें क्या है, एक 6 mm लेंथ दी हुई है, 6 mm लेंथ दी हुई है। उसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, और है हैविंग डायमीटर 80 mm, और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर वो कितना दिया हुआ है 80 mm, डायमीटर हमें दे दिया 80 mm, और जो लेंथ हमें दी है वो दी है 6 मीटर, विच इज हिंज एट बोथ एंड, और दोनों क्या है, बोथ एंड से क्या है, हिंज्ड है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, दोनों एंड क्या है, हिंज्ड है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दी गई है वो क्या है, 4। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दी 4। उसके अलावा हमें दी है ई, ई की जो यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है वो है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए ये हमें सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमने बात करनी है कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड, हमने क्या निकालना है, सेफ वर्किंग लोड निकालना है। सेफ वर्किंग लोड का पता है आपको, हमने फॉर्मूला भी किया था सेफ वर्किंग लोड के अंदर, की क्या फॉर्मूला होता है, बकलिंग फैक्टर या फिर बकलिंग लोड डिवाइड बाय में हमारा क्या होता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमने निकालना है इसके अंदर, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड। तो हमने कैलकुलेट करना है सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए अब हम क्या करना पड़ेगा, तो सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे लिख लेते हैं। सेफ वर्किंग लोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बकलिंग लोड डिवाइड बाय में क्या होता है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इन दोनों चीजों की पता होनी चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दिया हुआ है 4 है, लेकिन बकलिंग लोड हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बकलिंग लोड निकालना होगा, क्योंकि अगर बकलिंग लोड निकलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास है, तभी हम निकाल पाएंगे हमारा सेफ वर्किंग लोड। जो हमारा सेफ वर्किंग लोड जो हमने निकालना है उस लोड को निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सब इक्वेशन में दिया हुआ है, किस प्रकार से दिया हुआ है कि जो हमारी L है, L हमें दी हुई है। जब हम बात करेंगे यहाँ के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, हम बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें L दिया हुआ है। L कितना है हमें 6 मीटर, L हमें कितना दिया हुआ है 6 मीटर। हम इसको जब mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 mm ये हमारा आ जाएगा L। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है D। D कितना दिया हुआ है, D हमें दिया हुआ है 80 mm, D हमें कितना दिया हुआ है 80 mm। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, कितना है 4। E हमें प्रोवाइड किया हुआ है गिवन में 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन mm स्क्वायर। ये सारी इक्वेशंस हमें दी हुई है गिवन में। अब हम निकालेंगे सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई एक्सिस पे, क्योंकि हमारा ये क्या है एक तरह से सर्कुलर सेक्शन, तो आई के ऊपर निकालेंगे। तो आई के लिए आई एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी, पाई बाय क्या हो जाता है, पाई बाय 64, पाई बाय 64 डी का 4, तो पाई पाई 64 का 64। डी हमारे पास कितना है, डी यहाँ पे दिया हुआ है 80, हमें इक्वेशन में कितना डी दिया हुआ है 80, 80 का क्या हो जाएगा 4। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 64 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2010 619। ये हमारे पास क्या आ जाएगी आई एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी आई की वैल्यू mm4, ये हमारे पास क्या होगी आई की वैल्यू होगी। तो अब हम निकाल लेंगे बकलिंग लोड। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, बकलिंग लोड निकाल लेंगे। बकलिंग लोड का आपको फॉर्मूला पता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने किया था, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय में एल स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं यूलर फॉर्मूला के बारे में, जो हम न्यूमेरिकल ये कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूलर थ्योरी के ऊपर, यूलर फॉर्मूला के ऊपर। तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है बोथ एंड हिंज है, तो इसके अंदर L इज इक्वल टू L होगी, ये भी हमें पता है कि जो L है वो हमारी क्या कहलाएगी, L है। तो जो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। जो वैल्यू आएगी, जैसे पाई का पाई स्क्वायर आएगा, E है, E हमारे पास कितना है, E की वैल्यू लिख देंगे 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5
मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 61, फिर हम डिवाइड करेंगे एल स्क्वायर यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.10 की पावर 3, तो इसको लिख लेंगे 6.10 की पावर, हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है एल की 3 मल्टीप्लाई और हो जाएगा स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11,57.75, ठीक है, 11,57.74975, तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारा बकलिंग लोड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बकलिंग लोड आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास बकलिंग लोड आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सेफ वर्किंग लोड। किस तरह से, देखिए यहाँ पे हम सेफ वर्किंग लोड निकालना चाहते हैं, तो सेफ वर्किंग लोड के लिए बकलिंग लोड आपके पास आएगा 11,57.75 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4, तो इस पूरी को, इस बकलिंग लोड को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2893.19, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बात की, इस आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, न्यूमेरिकल आपने निकालना है यूलर बेस फार्मूला पे यूलर थ्योरी का प्रयोग करके। हमने पहले सबसे इक्वेशन लिखी कि इक्वेशन में क्या पूछा गया है कि आपके पास एक 6 मीटर लेंथ का, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर, इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए सर्कुलर स्टील स्टड। हमारे पास एक सर्कुलर स्टील स्टड है जिसकी लेंथ इन्होंने दे दी 6 मीटर, लेंथ हमें कितनी प्रोवाइड करवा दी, 6 मीटर हमें लेंथ दे दी, डायमीटर हमें क्या दे दिया, डायमीटर हमें 80 दे दिया, फैक्टर दोनों एंड उसके हिंज्ड है, हिंज्ड होते हैं तो उसमें हमें पता है कि L हमारा इज इक्वल टू होता है L जब दोनों एंड फिक्स होते हैं, दोनों एंड हिंज्ड होते हैं हमारे कॉलम के, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया 4, और जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमें दे दिया 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब कुछ हमें दिया हुआ था इक्वेशन में। हमें पता है फॉर्मूला वर्किंग फैक्टर ऑफ सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो वो किस तरह से निकालते हैं, आपको फॉर्मूले में करवाए थे लास्ट लेक्चर में। तो फॉर्मूला ये होता है बकलिंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि इट इज ए रेशियो ऑफ बकलिंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इन दोनों को, इन ये फॉर्मूला होगा तभी हम निकाल पाएंगे सेफ वर्किंग लोड को। तो इसके लिए हमें BL की वैल्यू हमें पता नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पहले ही दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बकलिंग लोड का। ये फॉर्मूला होता है बकलिंग लोड का, E हमें पता है, L हमें पता है, लेकिन I नहीं पता। तो सबसे पहले I निकालेंगे। I के लिए फॉर्मूला सर्कुलर के लिए होता है पाई डिवाइड बाय 64 D का 4, तो उसके हिसाब से हम D की वैल्यू पुट करके 64 पुट करके हमारे लिए बस I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू आ गई, यानी कि यही हमने I की वैल्यू निकालनी थी। I की वैल्यू आ गई तो इन सब के स्थान पे जो जो वैल्यू है उन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास बकलिंग लोड भी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, बकलिंग लोड आ गया। बकलिंग लोड आया, उसके बाद हम सेफ वर्किंग लोड के अंदर इन दोनों को अप्लाई कर देंगे, यानी कि बकलिंग लोड डिवाइड बाय में ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरफ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सेफ वर्किंग लोड का। तो ये हमारा न्यूमेरिकल रहा कौन सी फॉर्मूले पे, यूलर फॉर्मूला। ये हमारा कौन सा था, यूलर फॉर्मूला, जिस बेस पे हमने क्या किया, न्यूमेरिकल किया।